शिवानी आवाज आ रही है? रिप्लाई करो जरा। देखिए मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का इस टाइप का ग्राफ दिया था एक। मैं अब करेक्ट तो बन नहीं सकता हूँ, ऐसा बनाया था कुछ, ये बनाया था कि नहीं? हेलो। हाँ सर। तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी थी? आयरन की। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी दी यस हुई? सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही कि नहीं? शिवानी आवाज आ रही है मेरी? जिसका मास नंबर 56 था और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या एटॉमिक मास नंबर है ये। कौन आया? कौन आया? हेलो, आवाज आ रही है शिवानी? शिवानी रिप्लाई करो प्लीज, जोर से बोल। हाँ आ रही ना, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था 1H1, याद करो, He, ये सब थे। उसको करेक्ट तो मैंने भेज ही दिया था आप लोगों को। एक्चुअली क्या होता है कि जो हैवियर न्यूक्लियस होते हैं, क्या होते हैं? हैवियर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। कि मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम एक ड्रॉप की तरह ट्रीट करें। किसकी तरह ट्रीट करें? ड्रॉप की तरह। तो ड्रॉप में एक टेंडेंसी है सरफेस टेंशन की। अगर न्यूक्लियस का साइज स्मॉल है तो सरफेस टेंशन, न्यूक्लियस का साइज अगर स्मॉल है तो यहां पर टेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन एग्जिस्टेंस में आती है। किसकी किसकी एग्जिस्टेंस में आती भाई? हेलो, आप थोड़ा ध्यान दें। हेलो, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दें। न्यूक्लियस में दो तरह की टेंडेंसी है। There are two types of tendency in a nucleus. लिखो आप, there is two types of tendency in a nucleus. पहला है to decrease the size of the nucleus due to surface tension like a liquid. Due to surface tension like a liquid, and other to increase the size of the सर क्या था nucleus पहला वाला? due to, देखिए, tendency to decrease the size of nucleus due to surface tension like a liquid, and due to increase in the size of nucleus due to electrostatic force, due to electrostatic repulsive force लिख लो आप। तो जो एटॉमिक, ध्यान रखो, जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 110 है, जिनका एटॉमिक मास नंबर लेस देन 110 है, उसमें टेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन डोमिनेट्स, उसमें टेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन डोमिनेट्स, और जिसमें सर आवाज कट गई थी, वो क्या था? यू टू इंक्रीज इन द साइज, जिसमें एटॉमिक मास reduce the नंबर लेस देन repulsion. 110 है, जिसका न्यूक्लियस का साइज स्मॉल है, इसमें टेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन डोमिनेट्स द अदर टेंडेंसी। अदर टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के कारण नहीं इंक्रीज सर, इन वो साइज वाली। इंक्रीज इन द साइज और रिपल्शन वाला पॉइंट क्या था सेकंड वाला अपना? मैं भूल गया हूँ। ए इज लेस, अगर जिसमें ये लिखो पॉइंट, बाद में वीडियो देख लेना। ए ग्रेटर देन, अगर ए लेस देन 110 है, देन टेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन डोमिनेट्स अदर टेंडेंसी, और अगर ए ग्रेटर देन 110 है
अगर A ग्रेटर देन 110 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन dominates the tendency of surface tension, और जिनके लिए A अप्रोक्सीमेट 10 है, 100 है, मान लीजिए जिनके लिए 100 है, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाते हैं, दे ऑटोमेटिकली ब्रेक एंड दे आर अनस्टेबल। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अनस्टेबल। और जिनके लिए सॉरी Z लिख दो, और जिनके लिए Z अप्रोक्सीमेट 90 है, यानी जिनका एटॉमिक नंबर 90 के अप्रोक्स है, they are in average of breaking, they are in average of breaking, they are क्लियर है? लिख लिया भाई? लिख लिया इतना? अरे लिख लिया? लिख लिया कि नहीं? इसमें लिखिएगा a slight disturbance from outside, शिवानी भी नहीं है ना? A slight disturbance from outside is likely to break it. अब स्लाइटली डिस्टर्बेंस किससे देंगे हम इसे? न्यूट्रॉन से। जब कोई इस न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है 0 and 1, when a neutron strikes with this atom having atomic number near 90, which tries to deform it, ये डिफॉर्म करता है तो क्या कंडीशन होती है? 2-3 लाइनें इसमें लिख लो। अब इसमें क्या होता है लिखो, when, ये लिख दिया आपने, when neutron strikes it due to struggle between surface tension and the excitation energy, due to surface tension and excitation energy, यानी इसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो एक्साइटेड स्टेट पहुंच जाता है, सरफेस टेंशन उसको वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्साइटेशन एनर्जी इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। The oscillations are set up inside the compound nucleus। अब क्या सिचुएशन होती है देखिएगा, तो ये डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने यूरेनियम लिया 235 का, दिस इज द यूरेनियम 235, मैं पूरा समझाऊंगा, ये यूरेनियम है 235, यूरेनियम 235 92 यूरेनियम 235 है, मान लो ये जो अप्रोक्सीमेट Z 90 के बराबर है, तो ये डिफॉर्म हुआ। अब एक्साइटेशन एनर्जी इसको डंबल्स का शेप दे देती है इस तरह, और फाइनली ये ब्रेक होता है दो नियरली इक्वल फ्रेगमेंट में, और साथ ही साथ 2 या 3 न्यूट्रॉन भी एमिट करता है। इट ब्रेक्स इनटू 2 नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स। ये होते हैं जनरली बेरियम एंड क्रिप्टॉन, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। बेरियम है 56-141, 56-141, और
ये है 36 क्रिप्टॉन 92, 36 क्रिप्टॉन 92, और यहां पर 0n1, 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 3 न्यूट्रॉन निकल गए। हेलो, 3 न्यूट्रॉन निकल गए। ठीक है, मेन चीज क्या हुई सुनिएगा, जो Z नियरली 90 था वो बिल्कुल ब्रेकिंग की स्टेज पर होता है, इसको थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत होती है। When this energy is imparted by injecting a neutron, यानी बाहर से इंजेक्ट किया, इंट्रोड्यूस किया, इसको इंट्रोड्यूस करने पर इसकी ऑसिलेशन एनर्जी बढ़ जाती है, एक्साइटेशन में आ जाता है। तो अब सरफेस टेंशन और एक्साइटेशन एनर्जी के बीच में स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये डिफॉर्म होकर डंबल के शेप में आता है, डंबल होने के बाद दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है विद इजेक्टिंग 2 और 3 न्यूट्रॉन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। अब देखिएगा, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपने जिस न्यूक्लियस को लिया था वो न्यूक्लियस ये था 90 के आसपास वाला। अब ये ब्रेक हुआ कितने में? 36, यानी यहां कहीं 36 में, और ये हुआ 56 में, यहीं कहीं आसपास। अब देखिए, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इससे ज्यादा है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इससे ज्यादा है। यानी ये दोनों जो फ्रेगमेंट बने, ये दोनों जो फ्रेगमेंट बने हैं, ये दोनों क्रिप्टॉन एंड बेरियम जो फ्रेगमेंट हैं, these fragments are more stable than यूरेनियम 235। क्लियर है? अरे क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? अरे क्लियर है? Yes, sir. देखो देखो यहाँ पर आवाज आ रही है मेरी, तो मैं बोलूं आगे तो लिखिएगा, द न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअसली डिफॉर्म, द न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअसली डिफॉर्म फ्रॉम स्पेरिकल शेप टू इलिप्सॉइड, फ्रॉम spherical shape to ellipsoid, and then shape of a dumbbell, डंबेल की तरह शेप कर लेगा, till the Coulombian repulsive force between the protons, इनमें जो प्रोटॉन्स है उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, till the Coulombian repulsive force between proton succeed in tearing the two bells apart, and the products in this case is barium and krypton. लिख लिया? अरे लिख लिया? देखिए, उसके बाद द मिनिमम एनर्जी नीडेड, अब इसकी जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, यानी जो न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, इसको बोर्स एंड व्हीलर ने बताया था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से, द मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर फॉर फिजन रिएक्शन, ये बताया है इसको बताया बोर्स एंड व्हीलर ने, नाम लिखो बोर्स एंड व्हीलर। इसने बताया मिनिमम एनर्जी यानी मिनिमम एनर्जी या क्रिटिकल एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक ही बात है। क्रिटिकल एनर्जी नीडेड फॉर न्यूट्रॉन फॉर फिजन, उसने अपना फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल दिया है 0.89 ए की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 into 0.32 z into z minus 1 upon a की पावर 2/3।
ए की पावर 2/3 सॉरी 1/3 ए की पावर 1/3 समझ में आ रहा है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस है, बीच में माइनस करो, माइनस है। तो सीधी बात है, ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। जब ये पॉजिटिव आनी चाहिए, जेड स्क्वायर अपॉन ए शुड बी ग्रेटर देन, ये 0.32 है, ध्यान रखना, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.45 अप्रोक्सीमेट 0.45 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। देखिए भाई, यानी न्यूटन की जो एनर्जी हो जेड स्क्वायर अपॉन ए, इस पूरे का कंसेप्ट है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, ठीक है भाई, हेलो, आ रहा है ना समझ में? ये मिनिमम एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग न्यूट्रॉन है जो फिशन रिएक्शन स्टार्ट करेगा। अब फिशन क्या होता है ये मैं पूरा लिखवा देता हूँ, 2-3 चीजें और लिखवा रहा हूँ। जनरली हम जो थर्मल लिखो, एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली, जो स्टार्ट करेंगे 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनकी जो स्पीड होती है 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी। और एक चीज और याद रखो, आपने कोई यूरेनियम का ओर लिया, यूरेनियम के ओर में 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, U-233, U-235 एंड U-238। 3 तरह के आइसोटोप हैं इस यूरेनियम में, जिसमें यूरेनियम 233 का परसेंटेज होता है 0.006%, और यूरेनियम 235 का होता है करीब 0.71%, और यूरेनियम 238 का होता है करीब करीब 99.28%। अगर कोई यूरेनियम है उसके अंदर 3 तरह के आइसोटोप हैं, इसमें अगर न्यूक्लियर फिजन कराना है तो इसमें हाई एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ पर जो एनर्जी चाहिए फिजन रिएक्शन के लिए अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए, और इसको जो चाहिए ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के स्लो न्यूट्रॉन से अगर बम्बार्डेड करेंगे हम, तो स्टार्ट कर देगा ये न्यूक्लियर फिजन को। और जनरली इट स्लोज डाउन, जो न्यूट्रॉन निकलते हैं इसके रिएक्शन से, इट स्लोज डाउन बाय 230, यानी इसके अंदर न्यूक्लियर फिजन नहीं होता है। बात समझे? इसलिए चेन रिएक्शन 238 पे नहीं होती बल्कि 235 में होती है। लिख लिया? देखो याद करने वाली है, मेमोरी बेस्ड है ये। कितने लोग हैं? शिवानी है? आवाज आ रही है शिवानी?
देखो मेमोरी बेस्ड है, मैं बार बार बोल रहा हूं, Yes, sir. इसलिए आप थोड़ा सा मेमोरी पर ही बैलेंस रहें। तो ध्यान रखिए, लिखिए, फिजन में लिखिए, when heavy nucleus Z, जिसमें Z जो है वो ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है, या जो जिनका एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 230 है, they splits into nearly equal nuclei after capturing a neutron, and this phenomena is called nuclear fission. यानी मैंने आपको बताया जिनके लिए Z अप्रोक्सीमेट 90 के बराबर है, उसमें अगर एक न्यूट्रॉन कैप्चरिंग करा दें, तो जो रिएक्शन बनेगी वो न्यूक्लियर फिजन होगा। क्या होगा वो? न्यूक्लियर फिजन। पूरा लिखना आप, न्यूक्लियर फिजन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, 0N1 प्लस 92 यूरेनियम 235 gives barium 56 141 और प्लस क्रिप्टॉन 36 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन निकल गए, तो 3 0N1 प्लस क्यू वैल्यू यानी प्लस एनर्जी, ये एक सिंपल सी इक्वेशन है। अब ये बेरियम ये प्रोडक्ट है और ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो एक्चुअली क्या है, यहां पर थोड़ा ध्यान दें, इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 235 है। मान लीजिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और यूरेनियम इंटू 235 कर दीजिए, ये टोटल एनर्जी है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनकी ज्यादा है, ये आपकी इनिशियल एनर्जी है, क्योंकि जब ये टूटेगा तो इसको इतनी एनर्जी की जरूरत है, इट नीड्स दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जब ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो 141 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर बेरियम प्लस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर क्रिप्टॉन दैट इज 92, नंबर ऑफ न्यूक्लियन 92 है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैंने मान ली ये क्रिप्टॉन है, ये टोटल एनर्जी है फाइनल। तो इसका मतलब, बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? Yes, sir. हेलो, आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. अब मास डिफेक्ट की बात करें, डेल्टा एम की, तो आपका जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मास यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ बेरियम प्लस मास ऑफ क्रिप्टॉन प्लस मास ऑफ 3 न्यूट्रॉन, 3 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये मास डिफेक्ट है, एंड दिस मास डिफेक्ट गेट्स कन्वर्ट इनटू एनर्जी। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर दें तो ये आपकी
Q वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द Q वैल्यू इन ईच फिशन। हर फिशन में इतनी एनर्जी आती है और ये अप्रोक्सीमेट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। यानी एक फिशन रिएक्शन में जो एनर्जी हमें ऑब्टेन्ड होती है वो करीब 200 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर है? आवाज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. हेलो, हाँ, इधर करना इधर। और चीजें समझाता हूँ मैं न्यूक्लियस के बारे में। अब देखिए, एक बात ध्यान रखें, कोई भी न्यूक्लियस हो, कोई भी न्यूक्लियस है, अगर मैं किसी एक न्यूक्लियन की बात करूं तो एक न्यूक्लियन चारों तरफ 12 जो उसके इंटरमॉलिक्यूलर रेंज में आएंगे, दे आर अप्रोक्सीमेट 12 न्यूक्लियंस। कितने आएंगे भाई? होंगे तो पूरे न्यूक्लियस भरे होंगे, लेकिन आप जानते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज द शॉर्ट रेंज फोर्स। तो जिस रेंज में वो फोर्स लगा पाएगा ये न्यूक्लियन, तो उसके इसमें हमने ऐसा, मैंने बताया था आपको 10 की पावर -15 के ऑर्डर का फोर्स होता है। 10 की पावर -15 मीटर से अगर ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी न्यूक्लियस के बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में, तो फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो वास्तव में लाइन लिखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसी में लिखो, कंटिन्यू करो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस कैपिटल ए एटॉमिक मास नंबर। द न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, then if we assume that is a closely packed, then each nucleon has 12 neighboring nucleons, यानी हर न्यूक्लियन 12 न्यूक्लियन से घिरा होगा। each nucleon has 12 neighboring nucleons जो टच करेंगे। आप सोचिए, एक स्फीयर को रखो और उस स्फीयर के चारों तरफ दूसरे स्फीयर आइडेंटिकल रख दो, तो जो क्लोजली पैक होंगे उसको 12 स्फीयर टच करेंगे। सर ये तो सॉलिड स्टेट के कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कुछ हो गया। हाँ, अब ऐसा करो ना, 2r रेडियस का, अब 2r रेडियस का एक स्फीयर बनाओ। 2r रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर यस क्यूब। सर। अब r को 2 का क्यूब करो तो 8, तो उसको जो टच करते हैं दे आर 12 न्यूक्लियंस, यानी उसपे 6 पेयर बनते हैं। कितने पेयर बनते हैं? 6 पेयर। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो बाइंडिंग एनर्जी लिखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी। सर उसको सराउंड क्या करते हैं? प्रोटॉन्स ना? नेचुरली बात है, प्रोटॉन कैसे करेंगे? प्रोटॉन तो दूर भाग जाएगा इस प्रोटॉन को लोगे तो। प्रोटॉन तो हो ही नहीं सकते। यस सर। प्रोटॉन तो हमेशा दूर होंगे, बता तो चुका हूं मैं। प्रोटॉन तो हमेशा दूर होंगे, प्रोटॉन तो एक्सट्रीम पर होंगे बिल्कुल। सर बट अपन ने एक पॉइंट लिखा था ना कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो चाहे वो मतलब अट्रैक्टिव तो इसमें भी होता है एक्ट करे तो वो भी अट्रैक्टिव होगा। न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बताया था ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। तो ये बाकी यस न्यूक्लियन पे सर। थोड़ी लगाएगा फोर्स, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काम करेगा ना दो प्रोटॉन के बीच में। पूरा यस सर। लिखवाया था मैंने इसके बारे। हाँ तो लिखिएगा,
इसमें एक लाइन लिखो, द बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू पेयर्स इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए, यानी इसमें बाइंडिंग एनर्जी is proportional to A and A is proportional to volume. A is proportional to volume, यानी बाइंडिंग एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी है that is due to volume. मान लो मैंने कांस्टेंट मान लिया A1 और इनटू एटॉमिक मास नंबर A. क्लियर है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. अच्छा, दूसरा लिखो, एक्चुअली एक लाइन और लिखो, बट all the nucleons are not surrounded by 12 nucleons, जो सरफेस पर न्यूक्लियन होंगे उसके बाहर वाला स्फीयर तो खाली होगा ना, अंदर ही होंगे न्यूक्लियन, होंगे कि नहीं? So there is a decrease in binding energy. There is a decrease in binding energy of the nucleons present on the surface. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सरफेस इससे कम हो जाएगी थोड़ी सी. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सरफेस, यार पेन नहीं चल रहा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सरफेस, अब कहाँ चल रहा? बाइंडिंग एनर्जी नहीं चल रहा. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सरफेस दैट इज -A2 इंटू इसका एरिया, और इसका एरिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R². और आप जानते हो कि R इज इक्वल टू होता है R0 A की पावर 1/3. होता है कि नहीं? इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू सरफेस इज -A2. R0 कांस्टेंट है तो A की पावर 2/3. और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, जो कूलम्बियन फोर्स के कारण रिपल्सन फोर्स होगा, वो रिपल्सन फोर्स भी इस न्यूक्लियस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, बाइंडिंग एनर्जी को कम करेगा. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी न्यूक्लियन को आपने लिया जिसका एटॉमिक नंबर Z है, न्यूक्लियस को लिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है A3. ये दोनों माइनस इसलिए हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग, ये कूलम्बियन फोर्स के कारण न्यूक्लियस को तोड़ना चाहता है. ये सरफेस पर जो न्यूक्लियन है जो पूरी तरह सराउंडेड नहीं है 12 न्यूक्लियन से, जिसको हमने इसमें इन्वॉल्व कर दिया है, इसमें से घटेगा. ये बाइंडिंग एनर्जी में से ये घटेगी, ये भी तोड़नी चाहती है. टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इज A1A -A2 इंटू A की पावर 2/3 और -A3 इंटू Z-1. ठीक है ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर, वंस मोर प्लीज. हेलो, चलिए देखो, आप जानते हो कि ये एनर्जी जो है Q1 Q2 अपॉन R होती है ना.
आर क्या है, आर नॉट ए की पावर 1/3, यानी ये एनर्जी जो कोलम्बियन फोर्स के कारण एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और आर इज आर नॉट ए की पावर 1/3। क्लियर हुआ? तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ये है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो ये टोटल को हम ए से डिवाइड कर दें, तो फाइनल आंसर आपका आएगा A1 माइनस A2 की अपॉन ए की पावर 1/3 और माइनस A3 इंटू Z माइनस 1 और ए की पावर 4/3। ये बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन, ये बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन। समझ में आया? एक तो है ड्यू टू द न्यूक्लियन विच आर सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियस बाय अ न्यूक्लियन, और इसमें से उन न्यूक्लियंस की एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दी जो सरफेस पर हैं, और साथ में जो कूलम्बियन रिपल्जन के कारण अनस्टेबिलिटी है न्यूक्लियस की, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ये है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए है, डिवाइड कर दिया आपने। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, ठीक है भाई। अरे आया कि नहीं आया? Yes, sir. सर आपकी आवाज कट रही है। तो शिवानी मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं सर, हेलो, नहीं सर। चैट बॉक्स में लिखो। अच्छा भैया, नहीं कट रही आवाज, देख लो अच्छी तरह। अब देखिएगा, कुछ चीजें और देख लो, मैं बताने जा रहा हूं। अब मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है। यार पेन बड़ा बेकार है यार, भर दो। मान लो ये न्यूक्लियस एक्स है, इसमें से